विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में हमारा चंद राजवंश चल रहा था। चंद राजवंश में काफी शासकों के बारे में मैं बता चुका हूं। आज उससे आगे बढ़ रहे हैं हम। तो आज नंबर है किनका? चंद शासक जगत चंद जी का। तो चंद शासक जगत चंद के बारे में, जगत चंद के समय को कुमाऊं का स्वर्ण काल माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कुमाऊं का स्वर्ण काल चंदों के समय किस शासक के शासन काल को माना जाता है? आंसर, जगत चंद के शासन काल को कुमाऊं का गोल्डन पीरियड माना जाता है। जगत चंद का कार्यकाल 1708 से और 1720 ईस्वी तक था, यानी औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, है ना। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद 1708 से 1720 तक जगत चंद का शासनकाल रहा। तराई भाबर से 9 लाख रुपए की आय जगत चंद के समय होती थी। 9 लाख रुपए उस जमाने में, समझ सकते हो। तराई भाबर से 9 लाख रुपए की आय जगत चंद के समय होती थी। जगत चंद स्वयं मिलनसार व्यक्ति व प्रजा का हितैषी राजा था। जगत चंद ने राजकाज के पहले वर्ष लोहबागढ़ और बधानगढ़ से गढ़ सेना को मार भगाया। आपने गाने में सुना होगा नेगी जी के, लोहाबगढ़ और बधानगढ़, ये सुने हैं, 52 गढ़ों को देश, है ना। तो उसमें लोहबागढ़ और बधानगढ़ से गढ़ सेना को, यानी गढ़वाल की सेना को मार भगाया। श्रीनगर में जगत चंद व फतेह शाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गढ़ नरेश देहरादून भाग गए और उसने श्रीनगर पर कब्जा करके एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। किसने? जगत चंद ने। यानी जगत चंद ने किस शासक को पराजित किया? फतेह शाह को पराजित किया। फतेह शाह को पराजित करने के बाद श्रीनगर पर कब्जा किया और एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। जगत चंद के समय में फतेह शाह ने कत्यूर घाटी में आक्रमण किया और बैजनाथ घाटी को लूटने के बाद गरसार ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया गया। गरसार ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया मतलब वहां की जो आय है वो भेंट कर दी। किसको? बद्रीनाथ मंदिर को। जगत चंद ने मुगल बादशाह को कीमती पहाड़ी चीजें भेंट की थी। मुगल शासक ने उसे अभयदान दिया था। अब मुगल शासक कौन रहा होगा इस समय? लेटर मुगल कौन? बहादुर शाह फर्स्ट बोल सकते हैं, मुअज्जम ऑब्लिक शाह आलम फर्स्ट ऑब्लिक कौन नहीं, अभी और भी भाई 1708 से लेकर 1720 तक के मुगल शासक ऐसा तो है नहीं कि एक ही रहा। लेटर मुगल में कई शासक बदले होंगे। तो मैंने कहा औरंगजेब के बाद जो उसका पुत्र बनता है कौन? मुअज्जम ऑब्लिक शाह आलम फर्स्ट ऑब्लिक बहादुर शाह फर्स्ट ऑब्लिक शाह बेखबर से लेकर, हो सकता है कि फर्रुख शेर भी रहा हो सकता है ना। चलो, तो मैंने कहा जगत चंद के समय फतेह शाह ने कत्यूर घाटी पर आगे बता दिया मैंने। जगत चंद ने मुगल बादशाह को कीमती पहाड़ी चीजें भेंट की थी क्योंकि मुगल शासक ने उसे अभयदान दिया था। जगत चंद ने जुआरियों पर कर लगाया था। ये ग्रुप सी में पूछते भाई ऐसे क्वेश्चन कि जुआरियों पर कर लगाने वाला चंद शासक कौन था? आंसर, जगत चंद, है ना। जगत चंद की मृत्यु चेचक के कारण 1720 ईस्वी में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बना हुआ कहीं, चेचक के कारण किस चंद राजा की मृत्यु हुई थी? आंसर, जगत चंद की। चेचक बड़ी खतरनाक बीमारी थी, पॉक्स बोलते थे इसको, है ना। जगत चंद के वरम यानी मुआनी ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि ज्ञानचंद के समय वीरेश्वर जोशी वैद्य कुड़ी ने बधानगढ़ की जासूसी की थी। जगत चंद का एक वरम या मुआनी ताम्रपत्र अभिलेख है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, उसमें पता चलता है कि ज्ञानचंद के समय वीरेश्वर जोशी वैद्य कुड़ी ने बधानगढ़ की जासूसी की थी। ज्ञानचंद ने वीरेश्वर जोशी को जमीनें रौत के रूप में दी थी। रौत मैंने बताया था, वीरता के लिए या बहादुरी के लिए जो जागीर दी जाती थी उसको रौत बोलते थे। जगत चंद ने 1000 गाय दान की थी, जिस कारण इसे गो सहस्त्रदान कहते थे। तो जगत चंद का एक नाम क्या है, उपाधि? गो सहस्त्रदान। 1000 गाय दान में दी। ठीक है, अगला है चंद वंश की अवनति काल। चंद वंश का अवनति काल। जगत चंद का उत्तराधिकारी देवी चंद था। 1720 ईस्वी में चंद वंश की अवनति काल शुरू हो गया। देवी चंद ने 1720 ईस्वी से 1726 ईस्वी तक शासन किया। विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवी चंद ने काफी धन बर्बाद किया, जिस कारण उसे कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहते हैं। कुमाऊं का विक्रमादित्य कौन था? आंसर, देवी चंद। ठीक है, देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। ये भी ग्रुप सी का क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? देवी चंद को, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक
के सारे लगभग जो 5 अभियान है वो सारे फेल हो गए थे अपने समय में, है ना। दोरासा खुक मतलब दोआब कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान और कणाचल अभियान, ये पांचों के पांचों अभियान क्या हुए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के असफल हो गए थे। ठीक है। श्रीनगर जीतने के असफल प्रयास में देवी चंद ने एक पहाड़ी को विजित किया और उसका नाम फतेहपुर रखा था। क्या नाम रखा? फतेहपुर। देवी चंद ने रोहिला सरदार दाऊद खान को अपना सेनापति नियुक्त किया। अब यहां से फिर क्वेश्चन बन सकता है कि चंद शासक देवी चंद का सेनापति जो कि क्या था, रोहिला था, रोहिला सरदार, उसका नाम क्या था? आंसर दाऊद खान। देवी चंद के समय ककड़ी घाट में बाबा हर्षदेवपुरी रहते थे, जो देवी चंद को देबुआ कहकर पुकारते थे। क्या बोलते थे? देबुआ। तो बाबा हर्षदेवपुरी देवी चंद शासक देवी चंद को किस नाम से पुकारते थे? आंसर देबुआ। देवी चंद की हत्या उसके बिष्ट दरबारियों में मणिक बिष्ट और उसके पुत्र पूर्णमल ने कर दी। पूर्णमल बिष्ट और मणिक बिष्ट, ये दो नाम याद करने हैं आपने। देवी चंद की हत्या किसने की? उसके बिष्ट दरबारियों में मणिक बिष्ट और उसके पुत्र पूर्णमल बिष्ट ने की। देवी चंद के बाद अजीत चंद बना, फिर कल्याण चंद बना, फिर दीप चंद बना, फिर मोहन चंद बना, फिर प्रद्युम्न चंद बना, फिर शिव चंद बना, फिर अंतिम राजा महेंद्र चंद। ये सब राजा हुए लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अजीत चंद के समय पूर्णमल और उसके पिता मणिक चंद गौड़ बिष्ट के अन्यायपूर्ण शासन को कुमाऊं में गैडागर्दी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैडागर्दी। अजीत चंद के समय पूर्णमल, कौन पूर्णमल? जो, हाँ, मणिक बिष्ट, पूर्णमल और उसका पिता मणिक चंद गौड़ बिष्ट के अन्यायपूर्ण शासन को कुमाऊं में गैंडागर्दी कहते हैं। ठीक है। अब चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ। चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ। कल्याण चंद का कार्यकाल 1730 ईस्वी से 1747 ईस्वी तक रहा। राजा बनने से पूर्व कल्याण चंद डोटी में कल्याण सिंह के नाम से मजदूरी करता था तथा अनपढ़ राजा था। कैसा था? अनपढ़ राजा था। कल्याण चंद चतुर्थ के समय 1743 से 1745 ईस्वी को कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ। कुमाऊं पर, अब रोहिले कहां से आ रहे थे? बरेली से आ रहे थे। रोहिलखंड वाला जो रीजन है वो कौन सा है? बरेली के आसपास वाला रीजन। रोहिलों का आक्रमण हुआ। 1743-44 में रोहिलखंड या कटेहर के सरदार अली मोहम्मद खां ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। सरदार अली मोहम्मद खां ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। रोहिला आक्रमण के समय गढ़वाल शासक प्रदीप शाह ने कल्याण चंद की मदद की। यहां पर कुछ ऐसा दिख रहा है, वैसे तो आपस में लड़ते रहते थे। कहाँ? टिहरी नरेश, यहाँ के गढ़वाल के नरेश और कुमाऊं के नरेश। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आक्रमण बाहर से हो रहा है, इसलिए पहाड़ को बचाने के लिए प्रदीप शाह ने कल्याण चंद की मदद की। कल्याण चंद चतुर्थ ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल सम्राट कौन था? लेटर मुगल मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। कहां से? जागेश्वर मंदिर समूह, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह। कितने मंदिर? 124 मंदिर। ठीक है। कल्याण चंद को काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। गॉड ऑफ ऑनर नहीं होता, गार्ड ऑफ ऑनर होता है। मतलब सेना के सामने से जाना होता है तो सेना क्या करती? सैल्यूट करती, गार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है। कल्याण चंद चतुर्थ ने अल्मोड़ा में चौमहला महल बनवाया। वह अपनी राजधानी को राजबुंगा कहता था। कल्याण चंद चतुर्थ, अल्मोड़ा का चौमहला महल किसने बनवाया? आंसर कल्याण चंद चतुर्थ ने बनवाया। अपनी राजधानी को कल्याण चंद चतुर्थ क्या कहता था? आंसर राजबुंगा कहता था। क्या कहता था? कल्याण चंद ने लच्छी गुसाई मनराल को सयानाचारी सौंपी, जो 16 गांवों का सयाना था। सयानाचारी सौंपी, जो 16 गांवों का क्या था? सयाना। जैसे आज प्रधान होते हैं वैसे सयाना, 16 गांवों का सयाना। कल्याण चंद चतुर्थ के समय बलिराम चौधरी लेखक था। बलिराम चौधरी किसके समय का है? कल्याण चंद चतुर्थ के समय का। कल्याण चंद चतुर्थ के समय अवध के नवाब मंसूर अली खान ने कुमाऊं के तराई पर अधिकार कर लिया था और शिवदेव जोशी को बंदी बना लिया था। कल्याण चंद्रोदयम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुस्तक का लेखक कौन है? कवि शिव है, जो कल्याण चंद का राजकवि था। तो कल्याण चंद का राजकवि कौन था? आंसर कवि शिव था। कल्याण चंद्रोदयम नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर कवि शिव ने लिखी। क्लियर हो गया? यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। अगला, राजा बनने के बाद कल्याण चंद ने गैडागर्दी शासन के नायक पूर्णमल मणिक चंद को मारने के आदेश दिए थे।
जीवन के अंतिम समय में कल्याण चंद चतुर्थ की आंखों की रोशनी चली गई थी। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना आपने, चेचक से कौन मरा, जगत चंद मरा, अंतिम समय में अंधा कौन हो गया, आंसर कल्याण चंद चतुर्थ अंधा हो गया, है ना। दूसरा मैं बता दूं, जो शिवदेव जोशी है उसको कुमाऊं का कौटिल्य कहा जाता है। कुमाऊं का कौटिल्य किसको बोलते हैं? शिवदेव जोशी को बोलते हैं। इतिहासकार नित्यानंद मिश्र ने शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा है, और शिवदेव जोशी कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति था। तो कुमाऊं का शिवाजी किन्हें कहा जाता है? शिवदेव जोशी को, ठीक है, कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति। शिवदेव जोशी ने रोहिला आक्रमण का डटकर सामना किया था। शिवदेव जोशी के सम्मान स्वरूप तराई भाबर का प्रबंधन दिया, सम्मान स्वरूप शिवदेव जोशी को तराई भाबर का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट दिया गया था। कल्याण चंद ने शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि दी थी। क्या दी थी? बख्शी की उपाधि दी थी। शिवदेव जोशी का अल्पवयस्क पुत्र दीपचंद का संरक्षक, शिवदेव जोशी को अल्पवयस्क पुत्र दीपचंद का संरक्षक नियुक्त किया गया था, जिस कारण शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां भी कहते हैं। अब देखो, शिवदेव जोशी कुमाऊं का कौटिल्य भी है, कुमाऊं का शिवाजी भी है, कुमाऊं का बैरम खां भी है ना। कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति है। तो जैसे बैरम खां ने अकबर को संरक्षण दिया था, वैसे ही दीपचंद ने, शिवदेव जोशी ने दीपचंद को संरक्षण दिया था। बैरम खां, ध्यान रखना, अकबर का पहला गुरु नहीं था, अकबर का दूसरा गुरु था बैरम खां। क्या था? दूसरा गुरु। अकबर का पहला गुरु कौन था? तो उसका पहला गुरु था अब्दुल लतीफ। कौन था? अब्दुल लतीफ। दूसरा गुरु था उसका बैरम खां, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, क्या किया? किसको पराजित किया? हाँ, हेमू को पराजित किया। किसको? हेमू को पराजित किया। बैरम खां के सामने लाया, अकबर के सामने लाया गया बैरम खां को, ठीक है। पूछा गया अकबर से कि क्या करना है, अकबर ने कहा नहीं नहीं, मारना नहीं है। तब तक बैरम खां ने गर्दन उड़ा दी। किसकी? हेमू की, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। और कालानौर नामक स्थान पर, गुरदासपुर में पड़ती एक जगह, पंजाब में गुरदासपुर, कालानौर नामक स्थान पर ईंट पत्थरों से एक सिंहासन बनाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया। किसका? यानी अकबर का राज्याभिषेक ऐसा नहीं कि सोने के सिंहासन पर हुआ हो, ईंट पत्थरों के सिंहासन पर हुआ है। और उसके बाद बैरम खान ने जीता उसके लिए बहुत कुछ। समझ में आया? तो ऐसे ही इसका जो है बैरम खां कुमाऊं का, वो कौन है? शिवदेव जोशी। अब कल्याण चंद्र चतुर्थ के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए? तो दीपचंद हुआ। 1748 ईस्वी में दीपचंद कुमाऊं का शासक बना, जिसके समय पानीपत का तीसरा युद्ध यानी 1761 ईस्वी में हुआ था। दीपचंद के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 लड़ा गया था, जिस युद्ध में मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने मराठों के विरुद्ध सैन्य टुकड़ी भेजी थी। मराठों के विरुद्ध ये गलत काम था, क्योंकि जो 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध है, उसमें जो दुश्मन है वो कौन है? अब्दाली है। कौन? अहमद शाह अब्दाली। और अब्दाली क्या है? अफगानी है। तो जब बाहर का व्यक्ति आक्रमण कर रहा है, तब आप क्या कर रहे हो? अपने ही राजा, अपने ही अंदर देश के राजा के विरुद्ध क्या कर रहे हो? अभियान, मतलब अभियान में उनके विरुद्ध जा रहे हो, तो ये गलत है। अहमद मतलब मराठा शक्ति जो समाप्त हुई है, वो इसलिए हुई है कि मराठों की एक कमजोरी थी। कमजोरी क्या थी? मतलब उनका एक चौथ और सरदेश मुखी जो लेते थे ना, वो उसके चक्कर में सब लोग नाराज थे मराठों से। और क्या हुआ कि युद्ध के अवसर पर जब इन्होंने क्या किया, सहायता मांगी, तो इनको सहायता नहीं मिली, सभी राजाओं की सहायता नहीं मिली। तो वैसे अगर सब लोग एक हो जाते, सारे अंदर के राजा जितने हैं सब अगर मराठों का सहयोग करते, तो इस देश पर अंग्रेजों का शासन भी नहीं होता। इस देश पर किसका शासन होता? फिर मराठों का, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि 1761 के युद्ध से मराठा शक्ति क्षीण हो गई, जिसकी वजह से अंग्रेजों को मौका मिल गया क्या करने का? इस देश पर शासन करने का। समझ में आया? ठीक। तो चौथ और सरदेश मुखी कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं थी। चौथ मतलब आय का 1/4 भाग, और सरदेश मुखी मतलब आपकी रक्षा के लिए 1/10 भाग। इतना तो हर राजा लेता है, ठीक है। तो अंग्रेजों से ज्यादा बेटर था कि कौन होते हैं यहाँ पर? मराठे होते। चलो, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के खिलाफ 4000 कुमाऊनी सेना, 4000 कुमाऊनी सेना सेनापति हरिराम और उप सेनापति बीरबल नेगी के आधिपत्य में भेजी गई थी। किसके? हरिराम और सेनापति हरिराम और उप सेनापति बीरबल नेगी के आधिपत्य में
भेजी गई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में कुमाऊनी सेना पहाड़ी हथियारों के साथ बहादुरी से लड़ी, जिसके लिए एटकिंसन लिखते हैं कि पहाड़ी लोगों ने रॉकेट एवं हैंड ग्रेनेड में अपना अच्छा कौशल दिखाया। इसमें रॉकेट और हैंड ग्रेनेड में अपना अच्छा कौशल दिखाया था। पानीपत के युद्ध के समाप्ति के बाद मुगल बादशाह ने कुमाऊं सेनापति से मिलने की इच्छा प्रकट की और लूट के माल में से मकना नामक हाथी, जेवरात और अन्य बहुउपयोगी चीजें राजा दीपचंद को भेंट की। राजा दीपचंद को भेंट की। दीपचंद बड़े मिलनसार और दयालु प्रकृति के नृपति थे। उनसे कुछ भी मांगने पर ना कहने तो जानते ही नहीं थे। ना कहना तो मतलब मना नहीं करते थे किसी चीज के लिए, जिस कारण उन्होंने बहुत सी जागीरें क्या कर दी, लोगों को प्रदान कर दी। राजा दीपचंद व उसके साथ उनके 2 लड़कों को सीराकोट के किले में कैद करके रखा गया था, जहां उनकी मौत हो गई। भैया इतने आप क्या बनोगे, ना कहना ही नहीं आता, दयावान बनोगे तो फिर क्या कैद किए जाओगे। राजा को तो कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए थोड़ा, है ना, वरना आने वाले जो राजा हैं या जो उत्तराधिकारी है उनके लिए दिक्कत पड़ती है। आप अगर उदारता पूर्वक दान करोगे, बिना सोचे समझे दान करोगे, सारी राजकोष खाली कर दोगे, तो अगला राजा जो बनेगा वो आपको गाली देगा। पिताजी ने क्या कर दिया, राजकोष खाली कर दिया। ठीक है, ठीक है जी। तो राजा दीपचंद और उसके 2 लड़कों को सीराकोट के किले में कैद करके रखा गया और उनकी वहीं पर मौत हो गई। तामा डोंड का युद्ध 1755 ईस्वी में शिवदेव जोशी और गढ़ सेनापति नरपति गुलेरिया के बीच में हुआ था। ये कहीं क्वेश्चन देखा मैंने मेरे ख्याल से, नरपति गुलेरिया और शिवदेव जोशी, गढ़ सेनापति नरपति गुलेरिया और शिवदेव जोशी के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया? आंसर 1755 का तामा ढोंड का युद्ध। तामा ढोंड का युद्ध। शिवदेव जोशी के मरने के बाद दीपचंद ने हर्षदेव जोशी को बख्शी बनाया। किसको बनाया? आगे भाई हर्षदेव जोशी। दीपचंद के भाई मोहनचंद ने दीपचंद की गद्दी हड़प ली थी और हर्षदेव जोशी को बंदी बना लिया, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग निकला। हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के शासक ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अब यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा, हर्षदेव जोशी है कहां का? कुमाऊं का, लेकिन गढ़वाल के शासक ललित शाह को बोल रहा कि कुमाऊं पर आक्रमण करो। क्या करो? कुमाऊं पर आक्रमण करो। बगवाली पोखर का युद्ध हुआ 1779 में, 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध हुआ। उसमें ललित शाह की सेना और मोहनचंद के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहनचंद लखनऊ भाग खड़ा हुआ, पराजित हो रहा था तो भाग खड़ा हुआ। ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया और हर्षदेव जोशी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसको बोलते हैं महत्वाकांक्षा। क्या? महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में क्या होता है, कई बार गड़बड़ हो जाता है सारा, एक आदमी की महत्वाकांक्षा के चक्कर में। तो कुमाऊं की गद्दी पर कौन बैठ गया भाई? प्रद्युम्न शाह बैठ गया और हर्षदेव जोशी को क्या बनना था? प्रधानमंत्री बनना था, वो बन गया। ठीक है। जो महत्वाकांक्षाएं होती है ना, वो जनता का लाभ और हानि नहीं देखती है, वो सिर्फ क्या देखती है? अपने आप को देखती है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। जैसे भारत पाकिस्तान विभाजन क्यों हुआ? 2 लोगों को प्रधानमंत्री बनना था, उधर जिन्ना को बनना था, इधर नेहरू को बनना था। अगर एक भी व्यक्ति थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो शायद विभाजन ना होता, है ना। चलो, और जिन्नाबाद में क्या हुआ? क्या बना वहां का? पाकिस्तान का गवर्नर बना। क्या बना? और 47 में आजाद हुआ पाकिस्तान और 48 में जिन्ना जी क्या हो गए? अब देखो ना, स्वर्ग भेजोगे तो, है ना, इतने लोगों की हत्याओं के बाद, गदर के बाद, कोई मुझे तो नहीं लगता कि स्वर्ग जाएगा। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इतने लोगों की भेंट चढ़ा देना, इतने लोगों के घर उजाड़ना, उसके बाद स्वर्ग? कार्रवाई होनी चाहिए भाई इन पर, अनुशासनात्मक। ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बिठाया और हर्षदेव जोशी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रद्युम्न शाह 17, इसी को तो बोलते हैं शब्द चयन, सोच समझ के करना है शब्द चयन, है ना। 1779 ईस्वी से 1786 ईस्वी तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया, जिसने स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया। जयकीर्त शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह श्रीनगर आ गए। प्रद्युम्न शाह कहां? 1786 ईस्वी में गढ़वाल और कुमाऊं कुछ समय के लिए प्रद्युम्न शाह के अधीन हो गया और हर्षदेव उसके प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन करने लगे।
मोहनचंद ने सिंहासन खाली होने का फायदा उठाकर कुमाऊं की गद्दी हथिया ली। मोहनचंद दूसरी बार कुमाऊं का राजा बना। कौन? मोहनचंद। हर्षदेव जोशी ने सशक्त सेना तैयार करके 1786 ईस्वी में पाली गांव के युद्ध में मोहनचंद को हरा दिया। हर्षदेव जोशी ने 61वां चंद शासक शिवचंद को शासक बनाया। शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहा जाता है। मिट्टी का महादेव मतलब, मिट्टी का महादेव मतलब सीधा मतलब शक्तियां उसके हाथ में नहीं थी, काम किसी काम का व्यक्ति नहीं था, तो मिट्टी का महादेव किसे बोला जाता है? आंसर शिवचंद को। और किसने बनाया? हर्षदेव जोशी ने। इसके बाद मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब की सहायता से कुमाऊं की गद्दी हथिया ली। लाल सिंह ने मोहनचंद के पुत्र महेंद्रचंद को गद्दी पर बैठाकर खुद उसका प्रधानमंत्री बन गया। लाल सिंह क्या हो गया? खुद प्रधानमंत्री बन गया। राजा कौन बन गया? महेंद्रचंद। अंतिम चंद शासक महेंद्रचंद 62वां चंद राजा था। इसका नंबर याद रखना आपने। महेंद्रचंद कौन से नंबर का राजा है? 62वें नंबर का राजा है। यदि मोहनचंद को एक बार गिने, मोहनचंद को एक बार में एक गिने तो 61वां चंद राजा है। मोहनचंद को एक बार गिने तो 61वां राजा, क्योंकि मोहनचंद 2 बार बना कुमाऊं का राजा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो व्यक्ति के रूप में 61वां राजा है और राजा के क्रम में 62वां राजा है, ये याद रखना। हर्षदेव जोशी ने गोरखा नायक बहादुर शाह को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता दिया। हर्षदेव जोशी जी भी कुछ ना कुछ करते रहते थे, है ना। अब किसको कहा? गोरखा नायक बहादुर शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता दिया। 1790 ईस्वी में हवाला बाग का युद्ध हुआ, साधारण सा युद्ध हुआ, जिसमें महेंद्रचंद क्या हुआ? गोरखों के हाथों पराजित हुआ और मारा गया। युद्ध के मैदान में ही मारा गया। तो हवाला बाग का युद्ध याद करना है आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1790 याद करना है आपने, और साथ में महेंद्रचंद अंतिम 61वां राजा महेंद्रचंद मारा गया, ये याद रखना है। क्योंकि अब इसके बाद 25 साल तक गोरखों का शासन रहेगा। कहां पर? नेपालियों का शासन रहेगा। कहां पर? कुमाऊं में। आक्रमण तो गढ़वाल पर भी हुआ था, लेकिन गढ़वाल के राजा ने पराजित कर दिया था गोरखाओं को। और क्या क्या बोला था? शपथ दिलवाई थी कि तुम क्या करोगे? इस गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करोगे और टैक्स देते रहोगे। तो गोरखाओं ने मान लिया था। लेकिन 1803 में भूकंप आया गढ़वाल में, बद्रीनाथ केंद्र था। 1803 में रिक्टर स्केल पर 9 का भूकंप आया। 75% जनसंख्या जो है समाप्त हो गई गढ़वाल की, 25% लोग बचे। तब गोरखाओं ने आक्रमण किया, तब गढ़वाल पर क्या किया उन्होंने? तो लगभग कितने वर्ष तक शासन किया यहाँ पर? 10.5 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, तो वो जो गढ़वाल का शासक जो पराजित होंगे, प्रद्युम्न शाह। कौन? प्रद्युम्न शाह। और खुड़बुड़ा का युद्ध होगा कहाँ? देहरादून में। 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच में प्रद्युम्न शाह पराजित होकर प्रद्युम्न शाह की वहीं पर वीरगति। और उसके बाद कौन? हाजी प्रीतम शाह को पकड़ कर ले जाएंगे गोरखा लोग। कहाँ? नेपाल। और सुदर्शन शाह कहाँ? हरिद्वार चले जाएंगे। फिर अपने जो सोना चांदी है वो गिरवी रखकर किसी तरह से अंग्रेजों के पास पहुंचकर तब क्या करेंगे? सहायता मांगेंगे। तब होगा आंग्ल नेपाल युद्ध, वो हम वहां पर पढ़ेंगे गढ़वाल में। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं कि कुमाऊं में 1790 हवाला बाग का युद्ध, महेंद्रचंद मारा गया। 1 फरवरी 1790 ईस्वी को अल्मोड़ा पर गोरखों का कब्जा हो गया था। ब्रिटिश काल में चंद राज्य 2 भागों में विभाजित हुआ, अल्मोड़ा शाखा और काशीपुर शाखा। चंद राज्य 2 भागों में विभाजित हुआ, कौन कौन से? अल्मोड़ा शाखा और काशीपुर शाखा। महेंद्रचंद के पुत्र प्रताप चंद को अंग्रेजों ने कुछ गांव जागीर के रूप में प्रदान किए। काशीपुर शाखा में लाल सिंह के पुत्र गुमान सिंह ने राज किया, जिसके दरबार में कवि गुमानी पंत रहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुमानी पंत। कौन? काशीपुर शाखा में लाल सिंह के पुत्र गुमान सिंह ने राज किया। गुमान सिंह के दरबार में ही कवि गुमानी पंत रहते थे। उत्तराखंड सांसद रहे केसी सिंह बाबा, काशीपुर चंद शाखा से संबंध रखते थे। यानी केसी सिंह बाबा जो नेता थे हमारे, वो राज परिवार के थे। ठीक है, अच्छा जी। हर्षदेव को हरखदेव जोशी भी कहा जाता है। हर्षदेव का एक नाम क्या है? हरखदेव जोशी। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। जैसे हम सैयद ब्रदर्स को पढ़ते हैं ना लेटर मुगल में, किंग मेकर यानी नृप निर्माता, तो ऐसे ही कुमाऊं में नृप निर्माता किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को। ऐसे डब्ल्यू फ्रेजर और कैप्टन हियारसी ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का
अर्लवारिक कहा है, और हर्षदेव जोशी ने लगभग 8 नरेशों को गद्दी पर बिठाया और उतारा। कितने? 8 नरेशों को गद्दी पर बिठाया था। राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी। राहुल सांकृत्यायन कौन? अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा वाले राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद कुमाऊं में नेपाल की देन एवं संबंध के बारे में बता रहा हूं। तो मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह नेपाल के राजकुमार देवपाल से कराया। नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है। कभी नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन क्योंकि वहां पर माओवाद आया, ठीक है, माओ से तुंग की नीतियों को जो फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? माओवादी कहा जाता है। तो वहां पर क्योंकि राजशाही के विरुद्ध विद्रोह हुए, माओवादी प्रवृत्तियां आई। माओ जो थे वो कहाँ के थे? चाइना के थे। ठीक है। तो सत्ता बंदूक की नली से होकर निकलती है ना। तो माओवादी प्रवृत्तियां आई, उग्र आंदोलन हुए राजा के विरुद्ध। फिर क्या हुआ? पहले प्रधानमंत्री बने पुष्प कुमार दयाल प्रचंड, जो कि माओवादी नेता थे। उसके बाद बड़ा अस्थिरता आई वहां राजनीति में, मतलब प्रधानमंत्री चेंज होते रहे, राष्ट्रपति चेंज होते रहे जल्दी जल्दी। फिर क्या हुआ? अब दोबारा वहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है, क्योंकि माओवादी नेताओं ने क्या कर दिया था? नेपाल को सेक्युलर कर दिया था। क्या कर दिया था? धर्मनिरपेक्ष कर दिया था। लेकिन अब फिर दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है। पहले क्वेश्चन आता था एकमात्र हिंदू राष्ट्र पूरे विश्व में कौन? नेपाल। ठीक है। बेटी रोटी का संबंध है नेपाल के साथ हमारा। कौन सा? बेटी और रोटी का संबंध है। चलो जी। तो मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह नेपाल के राजकुमार देवपाल से कराया था। बेटी रोटी का संबंध तब से नहीं है, बहुत पहले से है। यानी अशोक सम्राट भी क्या कर रहा है? नेपाल नरेश के पुत्र यानी राजकुमार देवपाल से अपनी पुत्री का विवाह करा रहे हैं, है ना। और ऐसे ही ये टिहरी में तो मैंने कहा नहीं आपको, इनके भी वैवाहिक संबंध, जो टिहरी के राजाओं के वैवाहिक संबंध है वो अधिकतर कहाँ होते थे? नेपाल होते थे या फिर राजस्थान होते थे। किरातों ने कुमाऊं व नेपाल के साथ साथ राज किया, जिसमें किराती व राई राजा कहा जाता था। किरातों के बाद खसों ने भी कुमाऊं व नेपाल में शासन किया, जिनके कारण खसकुरी भाषा का उदय हुआ। कौन सी भाषा? खसकुरी भाषा का उदय हुआ। नेपाल में लिच्छवी राजवंश ने शासन किया था, और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। इसीलिए समुद्रगुप्त अपने आप को क्या बोलता है? लिच्छवी दौहित्र बोलता है, गौरवान्वित महसूस करता है। क्या करता है? ऊंचा राजवंश माना जाता था लिच्छवी। बुद्ध भी जो हुए हैं वो लिच्छवी वंश में ही हुए, महात्मा बुद्ध। ठीक है। चलो जी। हर्षवर्धन व नेपाल नरेश अंशुवर्मन के बीच मैत्री भाव व्यवहार था। कौन कौन? हर्षवर्धन के समकालीन नेपाल नरेश कौन था? अंशुवर्मन। ऐसे ही प्रसिद्ध संत गुरु गोरखनाथ ने नेपाल में धर्म प्रचार किया था। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और नेपाल की गोरख पहाड़ी का नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ है। मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ, नाथ पंथ के जो सर्वोच्च नाम है वो यही है। योगी आदित्यनाथ जो है वो इसी परंपरा में है। इसमें नाथ परंपरा में। नाथ परंपरा के संत जो होते हैं, एक तो योद्धा होते हैं, क्या होते हैं? मल्ल युद्ध में सिद्धहस्त होते हैं। दूसरा, कानों को बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं ये लोग। और आदेश गुरु का इनका जो अभिवादन होता है वो क्या होता है? आदेश गुरु का। क्या बोलते हैं? आदेश गुरु। ठीक है। और शक्तिशाली होते हैं भाई ये। एक हाथ में वेद और एक हाथ में भाला लेके चलते हैं। क्या? एक हाथ में वेद और एक हाथ में भाला, यानी धर्म की रक्षा के लिए। वो दिख रहा होगा आपको उत्तर प्रदेश में। चलो आगे। अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला गंगनाथ, जो नेपाल से साधु बनकर कुमाऊं आया था, वह स्वयं चंद्रवंशी राजकुमार था। अल्मोड़ा के घर घर में पूजा जाने वाला कौन? गंगनाथ, नेपाल से साधु बनकर कुमाऊं आया था, चंद्रवंशी राजकुमार था। प्रसिद्ध फकीर गोपीचंद नेपाल का रहने वाले थे। गोपीचंद सुना है? गोपीचंद को क्या सुना है गोपीचंद के बारे में? हाँ जी, कभी बोल रहे हो सुना है? कुछ तो सुना होगा। माता रोए जन्म जन्म को, बहना रोए 6 मासा, त्रिया रोए आध घड़ी को, फिर जोड़े गर्भासा। सुना है? गोपीचंद के गाने सुन लिए तो वैरागी हो जाओगे। जब किसी की मृत्यु होती है
तो उसकी माँ जो होती है जन्म जन्म के लिए रोती है, बहन जो होती है 6 मास के लिए रोती है, त्रिया आध घड़ी के लिए रोती है, क्योंकि उसको फिर बच्चे पालने होते हैं, फिर वो अपने बच्चों के पालन पोषण में लग जाती है। ऐसा बताया किसने? तो उसने ये बताया कि ये संसार जो है वो माया है। क्या है? कोई आपका नहीं है। जैसे आजकल गुरुजी बता रहे हैं, हाँ क्या नाम है गुरुजी का? राधे राधे प्रेमानंद महाराज जी, वो बता रहे हैं कि आपका कोई नहीं, सब क्या है? माया है। चलो जी, तो ऐसे गोपी चंद जी ने उस समय बताया, उस जमाने में गीतों के माध्यम से गांव गांव में अपने गीत गाए, दोहे गाए, और क्या किया? लोगों को समझाया कि भाई बाहर आ जाओ इस चीज से। अगला, और ये धन पर भी बताया उन्होंने कि ये ज्यादा धन संग्रह ठीक नहीं है। क्या करेगा ये ज्यादा धन संग्रह? दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि धन अपने साथ बहुत सी बुरी आदतों को लेकर भी आता है। ठीक है। नेपाली भाषा नेवारी और खसकुरी का प्रभाव कुमाऊनी भाषा में दिखता है। नेपाली भाषा नेवारी और खसकुरी का प्रभाव कहाँ दिखता है? कुमाऊनी भाषा में दिखता है। कुमाऊं की हिल यात्रा उत्सव नेपाल की देन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीसेस का क्वेश्चन है कि जो हिल यात्रा है कुमाऊं में वो किसकी देन है? आंसर नेपाल की देन है, और नेपाल में इसे इंद्र यात्रा कहते हैं। कुमाऊं में प्रचलित हरेला, घुरुड़िया त्योहार जो है, और ओलगा प्रथा, ये नेपाली रीति रिवाज। हरेला होता है, 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। फिर हरेला एक दिन फिर काटा जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, फिर कान पे लगाते हैं, सिर पर रखते हैं, है ना। ये सब कहाँ का है? नेपाल से। कुमाऊं के पवित्र देवता जो है गोरिल देवता, और सीरा में प्रचलित रौत देवता का मूल भी नेपाल में। गोरिल कहाँ के हैं? नेपाल के। और रौत देवता भी कहाँ के हैं? नेपाल के। ठीक है। गोरिल सबसे खतरनाक देवता माने जाते हैं, जिस पर लगा दिए समझ लो। कुमाऊं में पीठ पर बोझा रखने और मुर्दा को बांधकर जल्दी जल्दी भगा ले जाने आदि की प्रथा भी नेपाल की देन है। मुर्दा को बांधकर जल्दी जल्दी भगा ले जाना आदि ये प्रथा कहाँ की है? नेपाल की देन है। पीठ पर बोझा रखने की प्रथा भी कहाँ से आई? नेपाल से। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं कराऊंगा चंद्रकालीन प्रशासनिक व्यवस्था।